हाय मिस्टर आसिफ, कैसे हैं आप? अच्छा हो आप कैसे सैमी जी। जी जी, बहुत बढ़िया। आज कुछ क्वेश्चंस है हम लोगों के, तो मैंने सब रिटर्न डाउन किया हूँ। बिल्कुल सैमी बिल्कुल, आप, चलिए। हाँ हाँ, आपके बारे में पूछते हैं। लाइक मैं बता देता हूँ, आई नो द सैमी। सैमी हैज अ चैनल ऑफ लाइक प्राइवेट लेबल मशीन, और ही इज रनिंग द रीग्रो मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जी मिस्टर आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैंने अपना स्टार्ट किया था एज अ सेलर ऑन द ईयर 2017। तब मैं था अपना कॉलेज के सेकेंड ईयर में। तब आपसे भी मुलाकात तभी हुआ था मेरे। क्या आपसे मुलाकात शायद 2018 में हुआ था, जब मैंने हम्म अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, लाइव ट्रेनिंग हम्म प्रोग्राम। वहाँ पे लगभग हम लोग 10 से 15 लोगों को लेके एक लगभग 4 5 महीने का शायद ट्रेनिंग हम्म, था। ठीक से मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो जी। एज अ सेलर मैंने स्टार्ट किया था। मैंने अपना खुद का ब्रांड जो था वो एक होम एंड किचन नीश में था। उसको मैंने लगभग 30 to 40 lakhs पर मंथ रेवेन्यू तक स्केल किया था। और उसके बाद मैंने वो एग्जिट करके अपने पार्टनर को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि मुझे उतना उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। देन आई शिफ्टेड माई फोकस टू आवर एजेंसी रीग्रो मीडिया। तो अभी हम लोग के पास लगभग 60+ वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स है। हम लोगों ने कंबाइंड ओवर 100 million USD मैनेज कर चुका हूँ। और अभी हम लोग का टीम साइज भी हम लोग बहुत जल्दी स्केल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 35+ टीम साइज है हम लोग के पास। एंड वही हम लोग ब्रांड्स का मदद कर रहे हैं, कैसे वो अपना कन्वर्जन रेट को और बेहतर बना सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक कस्टमर सेंट्रिक मार्केट प्लेस है। कस्टमर को जो पसंद आएगा, जो विजुअलाइज वो ज़्यादा जल्दी कर पाएगा, उसको वो ज़्यादा जल्दी परचेज़ करेगा। जितना ज़्यादा टाइम ऐड होगा उनको समझने में कि प्रोडक्ट क्या है, उतना ज़्यादा आपका कन्वर्जन डिले होगा। तो वही कर रहे हैं अभी रीग्रो मीडिया में हम लोग। अबाउट माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज आसिफ शेख और मैं एक्सपर्ट हूँ अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च ऑन अमेजॉन एडवर्टाइजिंग। मतलब आप कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करें, मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोग मैं तो बेसिकली वर्कआउट करता हूँ प्राइवेट लेबल सेलर, और आप प्राइवेट लेबल सेलर से अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, और उसको कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे टाइटल बनाना है, ये मैं लोगों को सिखाता हूँ। और एडवर्टाइजिंग के बारे में मैं सिखाता हूँ कि जो जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है उसके आप कैसे एडवर्टाइजिंग करें। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे सैमी, मैं वन बाय वन जी, स्टार्ट करता बिल्कुल। हूँ। अमेजॉन ग्लोबल, फॉर एग्जांपल लाइक मैं अमेजॉन इंडिया में काम कर रहा हूँ डॉट इन में, बट अगर मुझे या मेरे स्टूडेंट्स को, अगर उनको अमेजॉन ग्लोबल पे जाना रहेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन आपका मार्केट प्लेस वाइज डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाना चाहते हैं तो सिंपली आप जीएसटी सर्टिफिकेट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो करंट जो अकाउंट पड़ा हुआ है अमेजोन का, उसको हम्म ग्लोबली आप अगर जैसे ओपन करेंगे तो आपका करंट हम्म जीएसटी से ही ओपन कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन जरूरत नहीं पड़ता है। हम्म लेकिन ग्लोबल में कुछ चैलेंजेस आता है, जैसे हुआ शिपिंग। अभी शिपिंग है कॉस्टली, क्योंकि आप अगर कम क्वांटिटी भेजेंगे उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन रहेगा नहीं। तो आपका एक ऑप्शन आ जाता है शिपिंग बाय सी। अगर आप बाय सी करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा लाखों में चला जाता है आपका कॉस्ट। तो हम्म वही चीज है। बाकी अगर आप यूके आपका दूसरे जाते हैं, आप अरबियन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पे आपको वैट चाहिए होता है। जो इजी प्रोसेस है, क्योंकि ग्लोबल में आप जैसे रजिस्टर करने जाएंगे वहां पे आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा वैट लेने में। ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इजीली मिल जाता है। तो ये एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ता है। ऐसे तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी सेलर अगर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को ही देखेंगे, यूएस कनाडा हम्म इनको ही देखेंगे। और एक जो प्लस पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, आपका सेम लिस्टिंग के ऊपर मेरे ख्याल से आप सेल करेंगे। और आपका लिस्टिंग जैसे आप ग्लोबली पे लिस्ट करेंगे, आपका सेम रिव्यूज वहां पे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यूएस में रिव्यूज आर कॉस्टली। वहां पे आप वाइन प्रोग्राम में रोल आउट करेंगे, वहां पे वो एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से कुछ कुछ पॉइंट्स बेहतरीन है, कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़ा देखने लायक है, उसके बाद आप हम्म। डिसीजन ले सकते हैं। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है मेरा, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अमेजोन पे बेचते हैं, तो एज अ प्राइवेट लेबल हम लोगों को ब्रांड रजिस्ट्री कंपलसरी है, मतलब हम लोगों को एक ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क चाहिए रहता। तो वैसे ही अगर हम लोग यूएस मार्केट या ग्लोबल जाते हैं तो हम लोगों को वो कंट्री का ट्रेडमार्क लेना पड़ता है या खुद के ही ट्रेडमार्क से हो जाता है डॉट इन के? नहीं, यहाँ पे ना कुछ कुछ केसेस है, जैसे कुछ ट्रेडमार्क्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चलता है।
उसमें से एक आता है शायद इंडिया का, दूसरा आता है जापान का। मैं पूरा इसमें जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन आपको अगर यूएस में आप न्यू प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो वहां का ट्रेडमार्क चाहिए होगा, और अगर आप बेनिफिट चाहते हैं ए प्लस कंटेंट का, क्योंकि यूएस में ए प्लस कंटेंट सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर को मिलता है, और इंडिया में हालांकि कोई भी सेलर को ए प्लस कंटेंट मिल जाता है, यूएस में ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, आप अपना लिस्टिंग जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसमें ए प्लस बना हुआ है, उसको अगर उसी के ऊपर एज अ सेलर लिस्ट करते हैं, मतलब आप जाएंगे ऐड अ प्रोडक्ट में, उसके बाद आप ऐसा करेंगे सिलेक्ट अ प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड ऑन Amazon, ऐसा अगर आप करते हैं और अपना ये साइन डालते हैं वहां पे और उसके ऊपर सेल करते हैं, तो आप बन जाते हैं एज अ सेकंड सेलर ऑन दैट लिस्टिंग, क्योंकि और कोई सेलर नहीं है, आप इकलौता सेल कर रहे थे इंडिया पे, तो यूएस में और कोई सेलर है नहीं, तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है, आप वो इंडियन लिस्टिंग के ऊपर सेल कर सकते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है ए प्लस कंटेंट। तो ये हो सकता है, अगर न्यू लिस्टिंग आपको यूएस मार्केट प्लेस में क्रिएट करना है तो मेरे ख्याल से आपको चाहिए होगा ब्रांड रजिस्ट्री, लेकिन मैं इसमें पूरा जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन यूएस में अगर आप ट्रेडमार्क चाहते हैं तो उसका कॉस्ट लगभग $700 से $800 पड़ जाता है। ओके। इसी में हम लोगों को एक शिपिंग के बारे में पूछना था, लाइक शिपिंग के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मेलिटी होती है, लाइक वी चूज टू थिंग्स, एक तो आप एयर से भेजोगे या फिर आप शिप से भेजोगे, बट इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ फॉर्मेलिटीज होती है या नहीं होती? एक ही चीज चाहिए होता है आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे जैसे आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है आपको शिपिंग प्रोवाइडर से, आप वहां पे ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे और अमेज़न खुद ट्रैक करता रहेगा कि कब आएगा कब नहीं आएगा। सेम एफपीए का प्रोसेस है जैसे इंडिया में होता है, सेम आपको लेबल्स वगैरह चिपकाना पड़ता है और शिपिंग प्रोवाइडर जो है वो शिप करता है। अभी ईयर थोड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको ट्रैकिंग आईडी हर एक चीजों में मिल जाता है। जैसे मिल जाता है आप ट्रैकिंग आईडी वहां पे देने का ऑप्शन है, और उसके बाद शिपमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं, और अमेज़न खुद ना खुद ट्रैक करते रहेगा कब आएगा शिपमेंट। सही। तो जी, हाँ सर, अभी ये तो हो गया, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन है मेरे। व्हाट इज योर बिल्कुल। थॉट टू बिकम अ सक्सेसफुल Amazon सेलर? देखिए यहाँ पे मैंने जो देखा है ओवर द ईयर, अभी मेरा जो ब्रांड ऑलमोस्ट, अभी हम लोग का एक ब्रांड हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें मैं एक एज अ इन्वेस्टर हूँ। तो ब्रांड का नाम है द अगली कॉफी। तो उसका प्रोडक्ट्स अभी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो हम लोग ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इमेजेस टू प्रोडक्ट पैकेजिंग टू ऑडियंस बिल्डिंग टू ऑफलाइन मार्केटिंग टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हम लोगों ने आर्टिस्ट बुक किया है, वी हैव पेड देम फॉर प्रमोशन। दिस आर्टिस्ट है टॉलीवुड आर्टिस्ट। सो जब आप जाते हैं इंडिया मार्केट प्लेस पे, आप एक चीज नोटिस करेंगे, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है जहां पे बहुत हाई डिमांड है लेकिन सेलर सेल करे एज अ जेनरिक प्रोडक्ट, ब्रांड नेम तो है लेकिन जेनरिक ही आपको लगता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, इमेजेस लगभग चोरी किया हुआ है अलीबाबा या खुद बनाया हुआ है कैनवा में, टेक्स्ट का जो फॉन्ट यूज किया है वो उतना अच्छा है नहीं, प्रीमियम नहीं लगता है, मैगजीन स्टाइल नहीं है, ए प्लस कंटेंट में जैसे तैसे कर दिया गया है, पैकेजिंग नहीं है। वहां पे सेम प्रोडक्ट जैसे आप देखेंगे ना, कोई एक अच्छा पैकेजिंग के साथ लॉन्च करता है, वहां पे इंस्टेंट जो कस्टमर है उसको पता चल जाता है, अरे नहीं ये वाला अगर मैं खरीदूंगा इसमें मुझे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी मिल सकता है। क्यों? सिंपली आपने क्या किया, प्रोडक्ट का पैकेजिंग ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग इमेजेस में खर्चा कर दिया, थोड़ा बहुत ए प्लस कंटेंट में खर्चा कर दिया, जो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उससे आपका क्या सेव होता है जो सेलर नहीं समझते। सेलर समझते कि मैं इमेजेस में खर्चा करूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पैकेजिंग में खर्चा करूंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो उनका सीटीआर लो हो रहा है और जितना हाई क्लिक्स, क्योंकि आपका अगर सीटीआर लो आएगा एड्स में तो आपको ज्यादा क्लिक्स चाहिए होगा सेम अमाउंट ऑफ सेल लाने के लिए, जहां पे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको कम क्लिक्स चाहिए क्योंकि अभी उसका प्रोडक्ट में कन्वर्शन रेट ज्यादा है। तो वहां पे जो प्रोडक्ट में आपका ज्यादा क्लिक आ रहा है उसका कॉस्ट भी ज्यादा आएगा एडवर्टाइजिंग का। तो आप ये सोचिए वो एड्स में उतना उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे जितना वो स्पेंड करते अगर वो अच्छा क्वालिटी का इमेजेस बनाते, पैकेजिंग बनाते। सही। यहाँ पे कुछ एक चीज सेलर कर सकता है जो होता है पैकेजिंग स्लीव्स। पैकेजिंग स्लीव्स आता है जो पेपर का होता है, बॉक्स के बाहर रहता है और उसका 1 2 से 3 रुपए कॉस्ट आता है, उसका एमओक्यू ज्यादा नहीं रहता है, 300 400 पीसेस से एमओक्यू रहता है। राइट। तो वो सिंपल चीज अगर आप प्रिंट कराएंगे ना, क्योंकि वो चार्ट पेपर है नॉर्मल, वो प्रिंट हो जाता है नॉर्मली, तो आपका कॉस्ट सेव हो जाएगा, पैकेजिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन वो फिर भी प्रीमियम लग रहा है। उसको इमेजेस में शो कीजिए। इमेजेस में दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, मॉडल शो करते हैं। मॉडल का कॉस्ट कितना आता है, 2,000 रुपए। एक अगर फीमेल मॉडल आप लेंगे 2,000 3,000 रुपए कॉस्ट आता है। लाइफस्टाइल फॉर्मेट में शूट हो जाता है आपका, और वो कस्टमर रिलेट कर पाते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट जैसे मैंने बताया पैकेजिंग, सेकंड इज ब्रांडिंग, प्रॉपर ब्रांडिंग, इन्फोग्राफिक्स, देन थर्ड आता है आपका मॉडल, देन आता है लाइफस्टाइल शूट, मतलब प्रोडक्ट को यूज करते हुए मॉडल। तो ये कुछ चीजें जैसे आप ऐड करेंगे, आप इंस्टेंट आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हैं, आपका क्लिक्स कम लगेगा, मतलब आपका एडवर्टाइजिंग भी कॉस्ट कम आएगा। तो इंस्टेंट आप सेव कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सेलर्स को करना चाहिए फर्स्ट चीज हमेशा। और सेकंड चीज देखिए, रिव्यूज में हमेशा फोकस करना चाहिए। अभी सेलर्स बहुत समझदार हो चुके हैं, मैं स्पेशली कुछ टिप्स बताना नहीं चाहता क्योंकि रिव्यूज का बहुत सारा ब्लैक हैट्स मेथड है, बहुत सारा व्हाइट हैट मेथड्स है। जो मेरे इनर सर्कल में है उनको शायद अगर मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आ जाता है ब्लैक हैट, जो मैं लाइव टेलीविजन पे या फिर यूट्यूब पे तो बताना नहीं चाहूंगा। ओके, फर्स्ट थिंग लाइक आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हो? मैं इसमें दो चीजें ऐड करने वाला हूँ। एक है प्राइवेट लेबल, जो हम सिर्फ अमेजोन के लिए एज अ स्टार्टर एंटरप्रेन्योर, जो हम लोग अमेजोन पे जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो वो एक रिसर्च अलग होता है, और एक ब्रांड डोमिनेटिंग रिसर्च होता है। जैसे आपने कहा कि अगली कॉफी, तो आपने एक इसका लॉन्ग टर्म विजन देखा है। तो हम लोगों को या कोई न्यू सेलर को अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसमें दो चीजें। पहले तो आप इनिशियली आप कोई भी एक कैटेगरी पकड़ के स्टार्ट करते हो। सेकेंड थिंग, एक लॉन्ग टर्म विजन, मतलब बोलने का मीनिंग ये आता है कि आप अपना ब्रांड, आप लॉन्ग टर्म विजन कैसे करना चाहिए, मतलब हाउ डू यू रिसर्च मार्केट, आपने प्रोडक्ट मार्केट को कैसे रिसर्च करना चाहिए। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट को कैसे सेट, या वो प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करना चाहिए। जी जी जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके। हम लोगों ने एक ब्रांड लॉन्च करने का ट्राई किया था, टूथ ओ केयर, ठीक है, जो आपको नाम समझ के आ जाता होगा, ये डेंटल कुछ प्रोडक्ट्स होगा। तो मैं एक दिन प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा था हीलियम 10 में, तो मैं यूज कर रहा था कीवर्ड्स मेथड। तो वहां पे नहीं, कीवर्ड्स नहीं, नॉर्मल मेथड मैंने यूज किया था, प्रोडक्ट्स जो ब्लैक बॉक्स में शो करता है। तो ऐसा इमेज मुझे मिला था। वहां पे जो प्रोडक्ट था वो नॉर्मल टूथब्रश से थोड़ा अलग दिखता था, और उसका ब्रांड नेम बिल्कुल अलग था। आपको टूथब्रश अगर मैं बताऊंगा आपको क्या समझ में आएगा, सेंसोडाइन, देन कोलगेट, ये सब समझ में आएगा। लेकिन वो ऐसा ब्रांड नेम था जो बिल्कुल भी फेमस नहीं है, कोई नहीं जानता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये इतना ज्यादा सेल कैसे लेके जा रहा था। सेल लेके जा रहा था वो लगभग 2000 पर मंथ। तो मैंने उसका रिवर्स ए साइन किया कीवर्ड्स पता करने के लिए, क्या ये ब्रांडेड कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा सेल लेके जा रहा है, क्योंकि अगर ब्रांडेड कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा सेल लेके जा रहा है तो फायदा नहीं है, आप लॉन्च करेंगे भी तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने देखा उसका जो कुछ कुछ कीवर्ड्स है, जो है अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश। सेकंड जो कीवर्ड था वो है सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश। थर्ड जो कीवर्ड है वो मैं नहीं बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ स्टोरी बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा रही ये सब कीवर्ड्स है, अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश है क्या। तो हम लोगों ने देखा अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश है क्या, जो ब्रिसल्स वहां पे यूज होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट है। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं ना वाटर कलर, जैसे ब्रिसल्स इतना सॉफ्ट होता है उस तरीके का सॉफ्ट है। तो हम लोगों ने और थोड़ा रिसर्च किया और एक कीवर्ड ऐसा मिला, अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये कीवर्ड हम लोगों को क्लिक किया कि चलो अभी डायबिटिक पेशेंट के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे जैसे रिसर्च किया हम लोगों को ये पता चला कि ये प्रोडक्ट कौन यूज करता है। तो हम लोगों ने रिव्यूज पढ़ा, रिव्यूज में देखा कि ये प्रोडक्ट ऐसे लोग यूज करते हैं जिनका या तो गम का प्रॉब्लम है, सॉफ्ट गम से, या फिर गम ब्लीड करता है। तो हम लोगों ने और गहराई में जाया, और गहराई में जाके ये देखा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, जो गम ब्लीड, दूसरा वो सॉफ्ट गम्स, ये किन लोगों को ज्यादा आता है। तो देखा हम लोगों ने डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम आता है। 90% लोगों को जिनको डायबिटिक से ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी सोचिए, पहले मिला हम लोग को प्रोडक्ट, वो हम लोगों को क्लिक किया, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा सेल आ रहा था, वो ब्रांडेड नहीं था। सेकंड चीज जो हम लोग को मिला, प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। थर्ड चीज ऑडियंस, कौन ऑडियंस है जिनको प्रॉब्लम होता है। तो अभी आप देखिए, ये है डायबिटिक पेशेंट और हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया। अभी सोचिए, हम लोग एक मार्केट प्लेस पे है और मार्केट प्लेस पे हजारों ब्रांड है, सब लोग, पूरा जितने भी ऑडियंस है सबसे बात कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटिस है या नहीं है या फिर नॉर्मल ऑडियंस है। जैसे कोलगेट, कोलगेट क्या करता है, मास ऑडियंस के ऊपर बात करता है, मास ऑडियंस को प्रोडक्ट बेचता है। जहां पे हम लोग गए, हम लोग जाके बोल रहे हैं, देखिए हम लोग सिर्फ जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हीं से बात करना चाहते हैं, उन्हीं का केयर करना चाहते हैं। तो अभी ये जो डायबिटिक पेशेंट है वो देख रहे हैं कि अरे इतने सारे ब्रांड्स है, लेकिन ये एक ब्रांड है जो सिर्फ मेरा केयर कर रहा है।
तो वो क्या करेगा ना, वो आपसे नोटिस करेगा, आपको नोटिस करेगा एंड उसके बाद आएगा आपके पास। और क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस भी कम था, तो वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। अभी आपका इकोसिस्टम में घुस गया। फर्स्ट परचेज इज द मोस्ट हार्डेस्ट परचेज एंड सेकंड परचेज इज द मोस्ट इजीएस्ट परचेज। तो अभी जैसे वो एक बार आपका प्रोडक्ट परचेज किया, अभी आप क्या करेंगे, आप सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, जो आप कर सकते हैं टूथ फ्लॉस। ठीक है, टूथ फ्लॉस। उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हैं, सोचिए हर्बल टूथपेस्ट। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं सेम नीश में, जो सेम प्रोडक्ट कस्टमर को टारगेट कर रहा है। अभी आपका ब्रांड बन गया। तो वही चीज है, ऑडियंस मिला, ऑडियंस को स्ट्रक्चर करके आपने पूरा ब्रांडिंग किया, किसी और के ऊपर फोकस ही नहीं किया। एकदम फोकस अगर आपका स्ट्रेट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और क्योंकि आपने ट्रस्ट दिखाया है एक ऑडियंस के ऊपर, वो अभी आपको ट्रस्ट करता रहेगा। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप प्रोडक्ट रिसर्च अभी कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हिच इज सेलिंग गुड, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाई द ऑडियंस। इसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सोर्स योर प्रोडक्ट। तो इसके बारे में आपका क्या सजेशन रहेगा? लाइक आपने एक प्रॉब्लम ढूंढ लिया, मतलब एक कैटेगरी ढूंढी, वो कैटेगरी में प्रॉब्लम ढूंढा, फिर वो प्रॉब्लम में आप क्या कैटर कर सकते हो, आप कौन पे निश डाउन किया आपने। इसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? सोर्स योर प्रोडक्ट। लाइक बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक नया प्रोडक्ट, तो इसमें हम लोग एसओपी या स्ट्रक्चराइज मैनर से हम लोग कैसे प्रोडक्ट को सोर्स करना चाहिए, या फिर कैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 वेंडर से आपको प्रोडक्ट सोर्स करना पड़ता है, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इशू आता है नए सेलर्स को, मुझे भी काफी टाइम आया है। जी जी जी, देखिए अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोगों ने जो फेस किया है कि अगर आप इंडिया से ले रहे हैं, तो इंडिया में क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं राइट। और उनके पास लिमिटेड स्टॉक है। तो क्या होता है, आप एक वेंडर से ले रहे हैं, उनका आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब आपका क्या होगा, आपका भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आउट ऑफ स्टॉक हुआ मतलब सब खत्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो नोटिस किया है, आप अगर 2-3 लोगों से बात बना के रखेंगे ना, तो सबसे बेहतर है। क्योंकि एक का अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ, दूसरे से आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक चैलेंज आता है ब्रांडिंग का, जो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप 2 वेंडर से काम कराते हैं तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे बॉक्स का पार्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं सेपरेट मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, और प्रोडक्ट उनसे लेके जा सकते हैं। ये हुआ कॉस्ट इफेक्टिव वे, क्योंकि आपका बॉक्स नॉर्मल है, नॉर्मल ब्राउन बॉक्स है, कोरुगेटेड बॉक्स, कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसके ऊपर आप पैकेजिंग स्लीव्स चढ़ा दिए जो 1-2 रुपए कॉस्ट करेगा, क्योंकि चार्ट पेपर में नॉर्मल कलर प्रिंटिंग होता है। तो ये हुआ कॉस्ट इफेक्टिव चीज। नेक्स्ट आ जाता है, आप चाइना से सब कुछ करा के लेके आए। राइट। उसमें आपका क्वांटिटी ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। लेकिन वो आप सोच सकते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कम है, फिर भी आपको उतरना ही है, तो ये हुआ शॉर्ट वे, कॉस्ट इफेक्टिव वे। कम प्रोडक्ट्स लेके आइए, ब्रांडिंग कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट तो आपको लग ही जाएगा अगर आप ब्रांडिंग प्रॉपर कराना चाहते हैं तो। अभी मेरा थर्ड, इसी में एक क्वेश्चन है। लाइक हमने पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सेकेंड थिंग हमने वो प्रोडक्ट को सोर्स किया। जैसा जी प्रोडक्ट हमने मार्केट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट को सोर्स कर लिया, थर्ड थिंग आता है लिस्टिंग बनाने का सही तरीका क्या है? सही तरीका देखिए, यहाँ पे मैं कैसे बताऊं आपको। ऑब्वियसली फर्स्ट जो हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, फर्स्ट हम लोग का एक टारगेट रहता है। फर्स्ट टारगेट क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आने का। राइट। तो जब आप कोई नया लिस्टिंग देखेंगे ना, जो हम लोग क्रिएट करते हैं, वो बिल्कुल इम्प्रॉपर रहता है। मतलब बहुत बड़ा बड़ा रहता है सब कुछ, टाइटल भी थोड़ा बड़ा रहता है, बहुत सारे कीवर्ड्स रहता है, बुलेट पॉइंट्स भी थोड़ा ज्यादा रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। जो A+ हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा लिखा हुआ कंटेंट रहता है इंस्टेड ऑफ इमेजेस। लेकिन जैसे ही कीवर्ड ज्यादा इंडेक्स होना स्टार्ट कर देता है, जैसे रिव्यूज चढ़ जाता है, हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइटल छोटा कर देते हैं, बुलेट पॉइंट्स को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी आपके पास चैट जीपीटी है, कॉपीराइटिंग में कोई इशू नहीं है। A+ कंटेंट में हम लोग क्या करते हैं, सब हटा देते हैं और 970 to 600 का जो बड़ा बड़ा इमेजेस आता है ना, उसको डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कन्वर्शन लेके आता है। क्योंकि अभी देखिए, पहले ट्रैफिक के लिए हम लोग फोकस कर रहे थे, जैसे हम लोगों का लिस्टिंग थोड़ा मैच्योर्ड हुआ, हम लोग फोकस कर रहे हैं कन्वर्शन में। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैट्रिक्स है जो देखना होता है कि अभी आपका कन्वर्शन रेट इंप्रूव हुआ पहले से, अगर हुआ है तब जाके चेंज कीजिए। अभी पहले आपका कितने कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली इंडेक्स था, अभी कितना ऑर्गेनिकली इंडेक्स्ड है, तब जाके ये सब चेंजेस कीजिए। अब जैसे आप चेंज करते रहेंगे, आपको होता रहेगा। और लिस्टिंग को हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहना होता है।
लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, हमेशा तो टाइटल आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही बुलेट पॉइंट चेंज कर सकते, क्योंकि फ्रंट एंड में आप ज्यादा चेंज करेंगे तो वो इफेक्ट करेगा सेल्स में। तो सर्च टर्म का जो फील्ड है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो कीवर्ड्स यूज हो रहा है मेनली मिस स्पेलिंग्स या फिर अदर लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, या फिर आप यूएस में सेल कर रहे हैं तो स्पेनिश तक बहुत अच्छा लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट ए प्लस कंटेंट का बैकएंड में टैग्स, तो ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि बैकएंड में है। चेंज कब कर सकते हैं, जब एक बार आपका सर्च टर्म जो है यूज किया आपने, वो इंडेक्स हो गया, प्रॉपर्ली रैंक कर रहा है, राइट। तब जाके आप चेंज कीजिए। तब आप क्या होगा, जो कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा था वो बना रहेगा, लेकिन आपका नया कीवर्ड्स के लिए भी इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और उससे क्या होगा, आपका टारगेट रहना चाहिए विद इन 3 मंथ्स टू गेट इंडेक्स फॉर ऑर्गेनिकली फॉर एटलीस्ट 2000 to 2500 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। उससे आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ेगा, एकॉस डिक्रीज होगा, टैकोस बहुत डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम लोग जनरली देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन है, लाइक हम लोग तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बट जो हमारी पुरानी लिस्टिंग्स रहती है, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, उसमें एक सही तरीका क्या है? क्या फॉर एग्जांपल पहले तो बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं, बट सर्टेन पीरियड्स ऑफ दैट क्या होता है, क्या हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्डर का जो ग्राफ रहता है वो डाउन स्केल में जाता है। हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं? लाइक मुझे तो पता है कि हम लोगों को मिनिमम रिव्यू के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, एवरेज रिव्यू नॉट लेस देन मिनिमम 4 स्टार तो रहना चाहिए। तो इसी के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स में ऐसे क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, या ऐसे कुछ हिंट्स रहेंगे कि हम लोग डाउन स्केल, पहले हमारे बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे थे ये ग्राफ में, अभी डाउन स्केल होने के रीजंस क्या है और उसको हम लोग कैसे स्केल अप कर सकते जी देखिए, एक लिस्टिंग के ऊपर अगर ट्रैफिक आता है, सेल आता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने कीवर्ड्स हैं। एक एक कीवर्ड्स आपको ट्रैफिक लेके आता है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है, सेलर्स कभी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं करते, तो उसमें क्या होता है, उनका जो लिस्टिंग हम लोगों ने देखा 2-3 साल पुराना लिस्टिंग ऑर्गेनिक कीवर्ड सिर्फ है 100-200 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा है। तो अगर सिर्फ 100-200 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स हो रहा है, जहां पे वो हो सकता है 3000-4000 कीवर्ड्स के लिए, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक डिक्रीज हो रहा है। अभी सेम कीवर्ड जो पहले परफॉर्म कर रहा था, ऐसा हो सकता है कि वो अभी परफॉर्म ना करे। ये हुआ फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है रिव्यू वेलोसिटी। रिव्यू वेलोसिटी क्या है, देखिए आप सोचिए, स्टार्टिंग में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपको वीकली 5 रिव्यूज आ रहा है, और जैसे जैसे आप देखते हैं कि नेक्स्ट वीक आपका रिव्यूज बिल्कुल नहीं आया, तो देखेंगे वो इंपैक्ट करता है सेल्स में, क्योंकि अमेजोन देखता है अरे इसमें अगर रिव्यूज का ये इशू है, मतलब ये कुछ ना कुछ तो ब्लैक हैट कर रहा था, क्योंकि इसका रिव्यू आना बंद क्यों हो गया, क्योंकि नॉर्मली होना नहीं चाहिए। तो रिव्यू वेलोसिटी आप हमेशा सेलर्स को ट्राई करते रहना चाहिए कि हर एक वीक एक कांस्टेंट, एक स्टैग्नेंट एक ऑप्शन रहे उनके पास, ताकि वो रिव्यू वेलोसिटी मेंटेन कर सके, ताकि अमेजोन को लगे नहीं ये तो नॉर्मल है। देन आ जाता है, जैसे मैंने बताया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज द मेन थिंग, और हमेशा आपको जो इमेजेस है उसको टेस्ट करते रहना होता है। अभी तो स्प्लिट टेस्ट का भी ऑप्शन है, तो वो भी चेंज करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा चेंजेस आएगा ना, तो अमेजोन को लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है, जिसमें मूवमेंट है, जिसमें एक्शंस है, उसमें ग्रोथ आएगा हमेशा। एक पॉइंट आ जाता है जहां पे आपका प्रोडक्ट शायद बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है। वो कब आता है, जब आपके कंपटीटर्स के पास ज्यादा रिव्यूज आ जाता है, ज्यादा उनका रैंकिंग हो जाता है, वहां पे आप ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो एक पॉइंट है जहां पे अगर आपका उनसे कंपीट करने लायक लिस्टिंग है नहीं, तो आपका ग्रोथ डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, आपका ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। उस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रांडिंग अप्रोच ले सकते हैं। आपका इमेजेस एक प्लस ब्रांड स्टोरी चेंज करके कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। रिव्यूज अगर कम है तो उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और फर्स्ट मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। लिस्टिंग को हमेशा ऑप्टिमाइज करना मेन चीज है, वो आपका डिटरमाइन करेगा कितना ज्यादा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का रैंक हो रहा है। जितना ज्यादा कीवर्ड्स है उतना ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये है कुछ मेन फैक्टर्स जो देखना चाहिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए हमेशा? जैसे आप कह रहे हो मैं कि आपको हमेशा लिस्टिंग, बोलिए। हाँ देखिए, जैसे आपको मैंने बताया, हमेशा तो आप फ्रंट एंड को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते ना, आपको बैक एंड में ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा करना होता है। जैसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप अगर सोचेंगे, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ 2,500-3 हजार कीवर्ड्स, तो आप सोचेंगे इतना कीवर्ड्स में डालूंगा कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेगा, कुछ होगा शॉर्ट टेल, कुछ होगा लॉन्ग टेल। हम लोग मिस स्पेलिंग्स यूज करते हैं। मिस स्पेलिंग्स के बाद हम लोग यूज करते हैं अदर लैंग्वेजेस, जैसे आप इंडिया में हिंदी तमिल ये बहुत चलता है। ए प्लस कंटेंट का जो बैकएंड है, ऑल टेक्स्ट में आप टिल 99 to 100 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं एक एक इमेजेस में, वहां पर टैग्स डाल सकते हैं।
तो ये आपका देखिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे बहुत सारे कीवर्ड्स का अपॉर्चुनिटी आ जाता है, और जो रिलेटेड कीवर्ड्स है उसमें भी Amazon रैंकिंग जूस देता रहता है आपको, जैसे जैसे आपको सेल आता रहता है। और सर्च टर्म क्या होता है, हम लोग हर एक 2-3 महीने में चेंज करते रहते हैं। जैसे सोचिए हम लोगों ने कुछ 20 कीवर्ड्स वहां पे डाला हुआ था, मिस स्पेलिंग्स मिला के। तो अभी हम देखते हैं कि वो कीवर्ड्स में हम लोग का प्रोडक्ट इजीली रैंक हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, वो सर्च टर्म को डिलीट कर देते हैं, न्यू सर्च टर्म्स ऐड करते हैं। अभी पुराने सर्च टर्म्स के लिए भी इंडेक्स रहेगा परमानेंटली, और न्यू सर्च टर्म्स के लिए भी इंडेक्स होना स्टार्ट कर देगा। तो ये सेम चीज है, जैसे गूगल में हम लोग ब्लॉग लिखते हैं ना, एसईओ करते रहते हैं, घोस्ट पोस्टिंग करते रहते हैं, ये सेम चीज है Amazon में होता है। जितना ज्यादा रिव्यूज पड़ता है, रिव्यूज का कीवर्ड्स भी वहां पे काउंट होता है। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन, उसका भी रिव्यूज, उसका भी जितना कीवर्ड्स है वो काउंट होता रहता है। नॉट इवन इन Amazon, जो क्वेश्चंस है वो आपका इंडेक्स होता है गूगल के एसईओ में। अगर आप देखेंगे आपका लिस्टिंग में एक क्वेश्चन है, उसको कॉपी करके आप गूगल में डालिए, देखेंगे आपका लिस्टिंग आएगा। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, आप क्वेश्चंस कहाँ ढूंढेंगे जो हाई सर्च वॉल्यूम क्वेश्चंस है। एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com, जहां पे आप आपका प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड वहां पे डालेंगे, वो आपको दिखा देगा कौन सा क्वेश्चन है जो ज्यादा सर्च हो रहा है इस कीवर्ड को रिलेटेड। वो क्वेश्चंस आप वहां पे डाल सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं अच्छे से कीवर्ड भर के। तो वो सब कीवर्ड्स भी काउंट होता है आपका लिस्टिंग का इंडेक्सिंग में, और इसी से आपका जितने कीवर्ड्स में इंडेक्सिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट आता रहता है। और लिस्टिंग जितना ओल्ड रहता है, जिसमें ज्यादा रिव्यू चढ़ता रहता है, ज्यादा क्वेश्चन आंसर चढ़ता रहता है, कीवर्ड्स चेंज होता रहता है, और कीवर्ड्स के लिए वो इंडेक्स होता रहता है। तो ये है आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, बट ये क्वेश्चन ऐसा है क्या, मैं जहाँ तक मैंने सीखा हूँ, जितने भी प्राइवेट लेवल सेलर है वो अच्छा खासा सेल कर रहे हैं, दे आर डूइंग करोड्स ऑफ बिजनेस। बट इसमें एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है कि आप प्राइवेट लेवल सेलर तो बन जाते हो, बट आप कभी बड़ा ब्रांड बना ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हम पहले होम एंड किचन कैटेगरी में काम करते थे, फिर हम होम एंड इम्प्रूवमेंट में चले गए। तो हम लोगों का ऐसा स्पेसिफिक कोई टारगेट ऑफ ऑडियंस है ही नहीं, हम लोग सिर्फ सेल्स देखते, करना भी चाहिए, बट यही करते करते हम लोग एक कैसा बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। इसमें पहला एग्जांपल रहेगा जैसे बोट ने बनाया, और बड़ा ब्रांड बना भी सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू तो सब बेच रहे हैं, बट एंटी डैंड्रफ शैम्पू सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा है, मतलब वो तो शैम्पू ही बेच रहा है, बट एंटी डैंड्रफ जो डैंड्रफ के लिए जो पेन पॉइंट था, तो मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि हम लोगों ने प्राइवेट लेवल जर्नी स्टार्ट तो कर ली, बट एक लेवल के बाद ये एक सर्टेन हो जाता है कि हम लोग बस हैप्पी रहते हैं, बट हम लोग कभी बड़ा ब्रांड बना ही नहीं पाते। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एज अ प्राइवेट लेवल सेलर ने कैसा देखना चाहिए कि हम लोग बड़े ब्रांड कैसे बने। जी देखिए, यहाँ पे एक ही चीज आ जाता है, सोच। ठीक है, तो एक जो मिलेनियर है, दूसरा जो बिलियनियर है। ठीक है, अभी आपको किसका बात सुनना चाहिए? अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेनियर का बात सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जगह जाके सेटिस्फाई हो चुका है कि मुझे इतना ही चाहिए, अभी वो खुश है। ठीक है, जब भी आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तब आपका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये है मेन चीज। दूसरा, आपको अगर आप मैसिव वेल्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपको हमेशा ग्रोथ देखना है कि कैसे और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आ जाता है सेलर्स का, सेलर को साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का एक भूख चढ़ जाता है। जितना अच्छा सेल दिखता है वो वहां पे वो कूदना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उनका जितना प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है वहां पे वो क्या करते हैं, वो जाके दूसरा प्रोडक्ट जैसे सेल करते हैं, उनका कैश फ्लो का चैलेंज आता है। जो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसमें वो फोकस नहीं कर पाता। तो फोकस जैसे डाइवर्स होता है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम आता है। फोकस अगर डाइवर्स हो गया समय से पहले, क्योंकि अभी हो सकता है आपका प्रोडक्ट मैच्योर्ड नहीं है, चाहे ऐसा हो सकता है 20 रिव्यू है लेकिन आपका 10-15 सेल आ रहा है, आप खुश हो गए, आपने लिस्टिंग के ऊपर काम करना बंद कर दिया, कंपटीशन एनालाइज करना बंद कर दिया, कीवर्ड ट्रैक करना बंद कर दिया, आपने जाके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। वहां पे क्या हुआ, आपका फोकस हट गया। फोकस जैसे हटा, आपका फोकस अगर हट गया तो आपका ग्रोथ भी नीचे चला जाता है। तो एक पॉइंट ऑब्वियसली आता है, जब प्रोडक्ट मैच्योर्ड हो जाता है तब वो खुद ना खुद कर सकता है, लेकिन उससे पहले अगर आप फोकस हटा देते हैं तो आपका प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट चीज आ जाता है यहाँ पे माइंडसेट, कि हाँ मुझे क्या करना है, कितना बड़ा करना है, और अगर बड़ा करना है उसको कैसे यूज करना है, जो पैसा आएगा वो पैसा से मैं क्या करूंगा। एक रिलेटिव गोल हमेशा रहना चाहिए। हमेशा मॉनेटरी गोल सेट कीजिए, लेकिन मॉनेटरी गोल के साथ एक रिलेटिव गोल रहना चाहिए कि ये पैसा लेके मैं क्या करूंगा।
तब वो और पुश करता है। तो वहीं पे एक चीज आ जाता है कि माइंडसेट, जो मेरा माइंड मेंटर ग्रैंड कार्डन हमेशा बोलता रहता है, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मैसिव वेल्थ, डोंट लिसन टू मिलियनियर्स, ऑलवेज लिसन टू बिलियनियर्स, बिकॉज मिलियनियर्स आर समवन हु हैव सेटिस्फाइड देमसेल्फ, हु आर हैप्पी। तो अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए एक बार, वहां पे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस में क्या आप ऐसा करें ताकि न्यू प्रॉब्लम्स आए। अभी प्रॉब्लम्स मतलब खतरा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है उतना बेहतर है। अगर आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, मतलब आपका ग्रोथ रुक गया है। आपको हमेशा बड़ा प्रॉब्लम्स चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम्स चाहिए, तभी आपका ग्रोथ आएगा, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ आएगा। अभी मेरा अगर कुछ हो रहा है और सब कुछ बहुत स्टेबल जा रहा है, तब डर लगना स्टार्ट कर देता है। मतलब ऐसा हो रहा है कि सही से मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं, या फिर कुछ तो हो रहा है ताकि न्यू प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, दैट इज बैड फॉर माई बिजनेस। तो अभी मैं ज्यादा एक्शन लेता हूं ताकि और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सके, और ज्यादा मुझे डर लगे। नेक्स्ट चीज आ जाता है फियर। तो जैसे आदमी अगर खुश हो जाता है तो उसको डर नहीं लगता है, ठीक है। एंड फियर शुड बी अ इंडिकेटर, ठीक है। जो मैंने ग्रैंड कार्डन से सीखा है कि अगर आपको डर नहीं लग रहा है आपका डे टू डे टास्क, मतलब आपको चैलेंजिंग कर नहीं रहे, और चैलेंजिंग नहीं कर रहे मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप हमेशा देखेंगे इफ यू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, तो द मार्केट प्लेस विल पे यू फॉर दैट। आपको पैसा अल्टीमेटली मिल जाता है, क्योंकि वो आपको डेवलप करता है। तो वहां पे वही चीज जैसे मैंने बताया, हमेशा फियर को आपको देखना चाहिए एज ए इंडिकेटर। कोई चीज करने से अगर आपको डर लगता है तो वो उसी का इंडिकेटर है कि वो आपको करना चाहिए। And problems are good. Bigger problems are even better. You have to always aim to get more problems so that you can solve it and earn more in the marketplace. और सोच हमेशा बड़ा रहना चाहिए, वो मेन चीज है। सेटिस्फाई मत होइए, जितना भी आप कमा रहे, सेल अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हो गए मतलब खतरा, ठीक है। और हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड? देखिए ब्रांड क्या चीज है। ब्रांड ऐसा चीज है जो हर एक बंदा जानता है, जो नाम उनके अंदर आता रहता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे आप अपने आप को देखिए, आप यूट्यूब में क्यों आए। अभी आपका नेम से अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो वो क्यों है। अभी क्या होगा, आप देखेंगे 1-2 महीने बाद लोग आपके नाम से सर्च कर रहे हैं, तो आप हो गए एक ब्रांड। तो उसी तरह जितने लोग आपको बहुत बार देखते हैं, वो आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप एक बार आपको देखेगा शायद ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको अगर 5-6 बार देखते रहेंगे तब वो लगेगा कि हाँ ये बंदा शायद फेमस है, इतने बार मैं देख रहा हूं। तो वही चीज होता है ओमनी प्रेजेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, हर एक जगह मौजूद होना, बहुत बार कस्टमर के सामने आना। जितने बार आप कस्टमर के सामने आएंगे, कस्टमर आपको धीरे धीरे ट्रस्ट करेगा। तो वही है ब्रांड, कितना फेमस हो सकता है, कितने लोग जानते हैं उसको, कितना अटेंशन मिलता रहता है, वो है ब्रांड। ब्रांड को कैसे फेमस करना है। अभी प्रोडक्ट में अगर आप आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रांडिंग होता है एक चीज, देन प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेनेंस एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना, जैसे वो आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, देन आपका इमेजेस अच्छा क्वालिटी का, सब कुछ रिलेट करता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। कि अगर मैं इसको जानता हूं, मुझे इसके खरीदना है प्रोडक्ट, तो ये क्यों डिफरेंट है बाकी सबसे। क्योंकि अभी आपको अटेंशन मिल गया, 5-6 बार उनके सामने आके अटेंशन मिल गया, अभी वो आपको जानने लगे हैं। अभी आपको हाई क्वालिटी दिखाना है, तभी वो जाके परचेज कर लेंगे। प्रोडक्ट में ब्रांडिंग जैसे मैंने बताया, बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। कुछ चीप ऑप्शन है, कुछ एक्सपेंसिव ऑप्शन है। कंप्लीट पैकेजिंग, कंप्लीट ब्रांडिंग फ्रॉम इमेजेस, प्रोडक्ट वीडियोस, हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स, साइनिंग ऑफ आर्टिस्ट, बहुत सारी चीज आ जाता है जो ब्रांडिंग के ऊपर कर सकते हैं आप। इसी में एक है प्राइस योर प्रोडक्ट। आप कैसे प्रोडक्ट कैसे प्राइसिंग करना चाहिए? फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्राइसिंग, जी जी जी, फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग एग्जांपल मेरे ख्याल से ना, हाँ बताइए, जी 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 बताइए। जैसा जहाँ तक मैंने सीखा हूँ, क्या एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक पेरेंट कंपनी है जिसके 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, और तीनों एरिया को वो टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हील, व्हील अगर आप देखोगे तो वो सबसे पहले वो टारगेट करते हैं लोअर मिडिल क्लास को। तो उनका टैगलाइन ही बता देता है, उनका टैग सफेदी वाली धुलाई अब बजट में समाई। मतलब लोगों को समझ गया कि ये जो टारगेट है ये लोअर क्लास को होता है। इसी में हिंदुस्तान यूनिलीवर रिन लाता है,
मतलब एक लेडी रहती है, वो ऑटो रिक्शा से बाहर निकलते हैं, उनके कुछ सपने रहते हैं, कुछ एम्बिशंस रहते हैं, कुछ डिजायर्स रहते हैं, और उसी का डायलॉग वो उन्होंने बताया है रीन वालों ने, चमकते रहो। तो मीन्स वो एक ऐसे क्लास को टारगेट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को, क्या जिसका एक अगर आप देखोगे, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो नए कपड़े तो खरीद नहीं सकते, बट चमकते रहना। तो जैसा उन्होंने व्हाइटनिंग टेक्नोलॉजी लाई उसी में, और उन्होंने वो एक मिडिल क्लास को टारगेट किया। तो एक ही कंपनी है, उसने दो प्रोडक्ट, और तीसरा एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है सर्फ एक्सेल, वो प्रीमियम कैटेगरी है। उनका टैगलाइन ही है, दाग अच्छे है, मतलब उनको दाग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसी में हम लोगों ने कैसे कैसे प्राइस योर प्रोडक्ट करना चाहिए, लाइक हम लोग बड़े कंपनी को तो हम लोग सीख जाते हैं, बट जब रियल लाइफ की एग्जांपल आती है तो इसमें क्या आप ओपिनियन रहेंगे? जी, जी, जी। ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एक ही चीज़ आ जाता है कि टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, कौन है आपका कस्टमर अवतार। यहाँ पे ना एक स्टोरी मुझे याद आता है बहुत अच्छे से, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आप शायद जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वायलिन आर्टिस्ट, वायलिन प्लेयर जोशुआ बेल। उनका वायलिन का प्राइस है लगभग $4 मिलियन, लगभग 28-30 करोड़। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जोशुआ बेल को उन्होंने टोपी वोपी पहनाया ताकि उनका कोई पता ना चले कि ये कौन है। और उनको क्या किया, एक मेट्रो स्टेशन सबवे में उनको प्लेस किया कि चलो तुम सबवे में जाओ और वहां पे जाके सबसे बेस्ट जो मेलोडी है तुम्हारा वो सब प्ले करो 1 घंटे तक। और उस टाइम पे जिस 1 घंटे में उन्होंने प्ले किया, लगभग शायद 4-5 हजार लोग वहां से पास किए उनको। ठीक है। और जो जोशुआ बेल है, वो जब कॉन्सर्ट हॉल में कॉन्सर्ट करते हैं ना, उनका एक एक टिकट लगभग $500 से $800 का रहता है और हमेशा हाउसफुल रहता है, कॉन्सर्ट हॉल हमेशा फुल रहता है। और मेट्रो स्टेशन में इवनिंग के टाइम पे सबवे में वो प्ले कर रहे थे, सबसे बेस्ट मेलोडीज प्ले कर रहे थे। सिर्फ वहां पे 4-5 लोग रुका और उनको ये आप बताइए कि कितना उनका उनका एक टोपी था जहां पे सब लोग पैसा डाल के जाते थे जिनको पसंद आता था। सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जो खड़े होकर सुने उनका कॉन्सर्ट, और लगभग उन्होंने $32 इकट्ठा किया था टोटल 1 घंटे में। जिनका कॉन्सर्ट हॉल में एक एक टिकट का कॉस्ट आता है $500 से $800, उन्होंने सिर्फ $32 कलेक्ट किया, क्योंकि वो टाइम था इवनिंग का, सबसे रश आवर, प्लस जो ऑडियंस था वो उनके लिए परफेक्ट नहीं था। और ऑडियंस क्योंकि उनको जानता नहीं था, वहां पे उनके लिए परफेक्ट नहीं था, ऑडियंस पोजीशन वहां पे सही नहीं था, इसलिए क्या हुआ, उनको सिर्फ $32 मिला है। तो ये सेम चीज होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। अगर आपका कस्टमर अवतार जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है वो आप सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको ब्रांडिंग बताया, ब्रांडिंग में क्या होता है, प्राइस को हाई कर सकते हैं, प्रीमियम साइड में जा सकते हैं कस्टमर्स का। वहां पे सेम आप देखेंगे, एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है 300 में, आप सेल कर रहे होंगे शायद 700 में। क्या डिफरेंस है, उनका कुछ ब्रांडिंग नहीं है, आपका ब्रांडिंग है। अभी ब्रांडिंग जैसे आ जाता है, कस्टमर्स क्या देखते हैं कि हाँ चलो ये शायद प्रीमियम है, तो आप सेगमेंट करें प्रीमियम में। अभी आ जाता है कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, जैसे मैंने बताया डायबिटिक पेशेंट, वहां पे आप और नैरो कर सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट अगर है तो मेरा प्रोडक्ट को कौन यूज करता है, क्या वो मेल है, फीमेल है, उनका एज क्या है। आपका Amazon ब्रांड एनालिटिक्स में एक रिपोर्ट आता है, डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट, जो आपको बता देता है कौन आपका प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहा है आपका ब्रांड से, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है, उनका एज ग्रुप क्या है। उससे आप एक मॉडल चूज कर सकते हैं। सोचिए वहां पे आपको पता चला कि जो प्रोडक्ट्स आपका खरीदना, जो कस्टमर्स खरीद रहे हैं वो मेल है और उनका एज ग्रुप है 40 से 50। तो अभी आपको मिल गया कौन आपका मॉडल बनेगा, उसको यूज कीजिए आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग में, आपका इमेजेस में, लाइफस्टाइल बैकग्राउंड में, लाइफस्टाइल इमेजेस में। अभी देखिए आपका कस्टमर अवतार आपका प्रोडक्ट में शो कर रहा है, तो जैसे आपने कस्टमर अवतार शो किया, अभी कस्टमर रिलेट कर सकता है, अरे ये तो मेरी जैसा है, तो वो ज्यादा कन्वर्ट करता है। तो सेम वे जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर करे, जैसे हम लोग का क्लाइंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक कंपटीटर, उनके पास लगभग 10-12 ब्रांड है, उनका एक ब्रांड जो हम लोग मैनेज करें, उनका मंथली एड स्पेंड है 1 करोड़। तो जैसे सेम चीज आ जाता है वहां पे भी, कस्टमर अवतार आइडेंटिफाई करना, कहां पे आप अपना प्रोडक्ट को प्लेस करा रहे हैं। क्या आप जेनरिक में जाना चाहते हैं जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा क्योंकि कस्टमर क्वालिटी अलग है। जैसे आप शायद फ्लिपकार्ट में भी सेल करते हैं, तो फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल करते हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे, फ्लिपकार्ट का कस्टमर क्वालिटी और अमेजोन का कस्टमर क्वालिटी दोनों सेपरेट है। फ्लिपकार्ट का कस्टमर क्वालिटी जो हम लोगों ने नोटिस किया है, मैक्सिमम ऑफ आवर क्लाइंट्स, थोड़ा लो है इन टर्म्स ऑफ अमेजोन।
ये डिफर करता है, अगर आप क्लोथिंग में है वगैरह वगैरह तो डिफर करता है, फ्लिपकार्ट क्लोथिंग में अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से कस्टमर को आइडेंटिफाई करना मेन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, लास्ट एंड सबका फेवरेट, Amazon एडवर्टाइजिंग। इसी में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसके लिए जैसा हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, क्या हम लोग उसको पहले तो लॉन्ग टर्म विजन में भी देख पाए और सही नंबर ऑफ ऑर्डर ला पाए। अगर हमने स्टडी किया है, प्रोडक्ट रिसर्च किया है, बट किसी का डेटा तो हम लोगों ने देख लिया, विद द रेफरेंस ऑफ डेटा हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट में इसका कितना ऑर्डर आता है। तो हम्म। अभी राइट पोजिशनिंग, मतलब जैसे हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर क्यों कम नहीं आ रहे हैं। अभी ब्लैक हेड मेथड तो मैं बता नहीं, मतलब ये रिवील तो नहीं करूंगा मैं, बट इसमें ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, क्या आप सही तरीके से पोजिशनिंग कर पाए आपका प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे एक चीज सबसे पहले आपको देखना होता है, क्योंकि एड्स का काम है ट्रैफिक लेके आना प्रोडक्ट्स लिस्टिंग में, जो हम लोग बोलते हैं पीडीपी, प्रोडक्ट डिटेल पेज। एड्स आपका सेल नहीं करा सकते, एड आपका प्रोडक्ट में लिस्टिंग में ट्रैफिक लेके आ सकता है, लेकिन वो सेल नहीं करा सकता। सेल कौन करा सकता है? आपका पीडीपी, प्रोडक्ट डिटेल पेज। आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज किस तरीके से बना है, क्या वो ट्रैफिक झेलने के लिए तैयार है, या फिर आप ट्रैफिक भेज रहे, सारा ट्रैफिक बाउंस बैक कर रहा है, कोई परचेज नहीं कर रहे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, क्या आपका पीडीपी रेडी है ट्रैफिक झेलने के लिए, अभी रेडी है कि नहीं है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहला चीज आपका एड्स का परफॉर्मेंस। एड्स का परफॉर्मेंस एक ही चीज से डिटरमाइन होता है, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। अगर आप देखते हैं आपका सीटीआर 0.4 से कम आ रहा है, मतलब आपका एड सही नहीं है, कहीं तो गड़बड़ है। अगर कहीं गड़बड़ है, वो कहां कहां हो सकता है? सबसे पहले, अगर आप रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आप टारगेटेड जगह पे पहुंच नहीं रहे हैं, ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, तो क्या होगा उसमें? आपका एड्स का परफॉर्मेंस गिरेगा, आपका सीटीआर लो होगा। सेकंड चीज आ जाता है आपका जो मेन एड शो होता है, वहां पे क्या क्या शो होता है? टाइटल, रिव्यूज, रेटिंग्स, मेन इमेज, प्राइस एंड डिलीवरी टाइम। ये सब चीज आपको देखना है, क्या वो सही है, क्या इमेज देख के विद इन 3 सेकंड्स कस्टमर को पता चल रहा है क्या प्रोडक्ट है, क्या मिलने वाला है। ये चीज डिटरमाइन करता है आपका सीटीआर ज्यादा होगा कि कम होगा। सीटीआर अगर कम है, तो आपको ये कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए। रेलिवेंट ऑडियंस, कीवर्ड्स, वो सही है कि नहीं है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरा एक सीरीज है, 10 पार्ट वीडियो सीरीज है यूट्यूब पे ही। वहां पे हीलियम 10 को यूज करके कैसे आप रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, 10 कंपटीटर को एनालाइज करके। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेलिवेंट ऑडियंस, और एक तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हुआ सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, हाल फिलहाल में मैंने एक कोर्स बनाया था आपका, क्लिक्स टू कन्वर्जन कोर्स, जो रीग्रो मीडिया के अंडर में है। तो उसमें हम लोगों ने ये पूरा रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है वो दिखाया था, कितने कितने रिपोर्ट्स हैं। तो सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट क्या करता है ना, आपको एक सर्च टर्म दिखाता है जिसके ऊपर एड रन कर रहे हैं, और वो सर्च टर्म में आप कितना इंप्रेशन शेयर लेके जा रहे हैं मार्केट में। सोचिए 5 कंपटीटर है, उसमें से 5 कंपटीटर में अगर आप इक्वली डिवाइड करेंगे 100% इंप्रेशन को, सबको 20-20 मिलना चाहिए। अभी वहां पे क्या होता है, एक कंपटीटर को ज्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है। उस हिसाब से अमेजॉन रैंक भी करता है कि चलो इसका सर्च टर्म इंप्रेशन रैंक है 1, मतलब इसको सबसे ज्यादा मिल रहा है इंप्रेशन शेयर। वहां पे आगे आप देखते हैं कि आपका वहां पे एकॉस दिखाता है, कन्वर्जन रेट दिखाता है, सीटीआर दिखाता है। वहां पे आप अगर देखते हैं ऐसा सर्च टर्म है जहां पे आपका इंप्रेशन शेयर बहुत कम है, सीटीआर भी खराब है, एकॉस भी खराब है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो रेलिवेंट कीवर्ड है नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है मार्केट उस कीवर्ड को आपके प्रोडक्ट के लिए रिलेट नहीं कर पा रहे। ये वो सेकंड चीज आप देख सकते हैं कीवर्ड रेलेवेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट चीज आ जाता है आपका रिव्यूज, जो कि ऑब्वियसली अगर आप कंपीट कर रहे हैं जहां पे सबका 10,000 रिव्यूज है, आपका सिर्फ 10 रिव्यूज है, तो होगा नहीं कुछ, सिंपल सी बात है। आपका टाइटल, क्योंकि मोबाइल्स में आप देखेंगे आपका टाइटल 79 to 80 कैरेक्टर शो करता है, डेस्कटॉप में लगभग आपका 120 कैरेक्टर ऐसा कुछ शो करता होगा, मैं सही से नहीं जानता हूं, देखना पड़ेगा। तो वहां पे आपको मेक श्योर करना है आपका जो मेन सेलिंग पॉइंट्स है वो आपका टाइटल के इनिशियल कुछ कैरेक्टर्स में आ जाए, क्योंकि आपको ब्रांड नेम डालना पड़ता है, इनिशियल कुछ कीवर्ड्स डालना पड़ता है। नेक्स्ट आपका प्राइसिंग, एंड आपका प्राइसिंग क्या बाकी सबसे ज्यादा है कम है, वो रिव्यूज से रिलेट कर पा रहे, क्योंकि रिव्यूज अगर कम है आपका प्राइस ज्यादा है, तो आपका सीटीआर ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। मेन इमेज कैसा बना है, देन आपका आ जाता है डिलीवरी टाइम। ये सब कुछ डिटरमाइन करता है आपका सीटीआर लो होगा कि ज्यादा होगा। ज्यादा अगर हो रहा है मतलब अच्छा है। ये हुआ एड साइड,
अभी आपको पता चल गया कि हाँ ट्रैफिक तो आ रहा है, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक में कोई इशू है नहीं। ट्रैफिक में अगर कोई इशू नहीं है तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पीडीपी, प्रोडक्ट डिटेल पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज में अगर आप देखते हैं कि ट्रैफिक तो अच्छा खासा आ रहा है लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत कम है। कन्वर्जन सोचिए 4% है। कन्वर्जन रेट आप कहां से देख सकते हैं? एक रिपोर्ट आता है एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट रिपोर्ट, जहां पे एक एक ए साइन में कितना कन्वर्जन रेट आया है, कितना ए कॉस्ट आया है, कितना स्पेंड हुआ है, कितने कैंपेन्स में उसके लिए वो रन हो रहा है, वो सब शो करता है। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लिस्टिंग का कन्वर्जन रेट कितना है फॉर एड्स। तो वहां पे अगर आप देखते हैं आपका कन्वर्जन रेट सोचिए 4% से कम है, 5% से कम है, 8% से कम है। 8% हम लोग एक जनरल मैट्रिक्स पकड़ते हैं, अगर 8% से कम है मतलब इंप्रूवमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या देखना है? आपको बाकी इमेजेस देखना है, क्या आप कस्टमर अवतार शो कर रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट वीडियो यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्लाइड शो, एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट वीडियो, क्या आपका क्यूएनए सेक्शन अच्छा खासा बना है, क्या आप वर्चुअल बंडल यूज कर रहे हैं, क्या आप ए प्लस कंटेंट यूज कर रहे हैं अच्छे से, क्या आप कंपैरिजन चार्ट यूज कर रहे हैं, क्या आप ब्रांड मॉड्यूल यूज करें जो ब्रांड स्टोरी, क्योंकि हर एक जगह आपको क्लिकेबल ऑप्शन मिलता है। अभी वहां पे एक चीज आ जाता है, कितने बार आप अपना ब्रांड को शो कर सकते हैं। फिर पहला चीज हुआ आपका बाकी इमेजेस, देन आ जाता है आपका वर्चुअल बंडल, देन आ जाता है ब्रांड स्टोरी, देन आ जाता है ए प्लस कंटेंट, कंपैरिजन चार्ट। अभी आप क्यूएनए सेक्शन में आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, देन रिव्यूज। फर्स्ट पेज रिव्यूज आपको मोबाइल में 4 शो होगा, 4 या 5 शो होगा, डेस्कटॉप में 7-8 शो होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है आपको वो कुछ रिव्यूज हमेशा पॉजिटिव रहे। पहले तो सेलर क्या करता था, नेगेटिव रिव्यू को हेल्पफुल बोर्ड दबा दबा के दूसरे सेलर के नेगेटिव रिव्यू को ऊपर लेके आ जाता था ताकि कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो जाए। अभी तो वो ऑप्शन है नहीं, अभी एल्गोरिथम चेंज हो चुका है, जो रिसेंट रिव्यू है वही शो करता है। तो ये कुछ चीज है जो आपका डिटरमाइन करेगा कि अगर आपका कन्वर्जन रेट कम है तो कहां पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे आप एड्स को देखना चाहिए कि हाँ, हमेशा सेलर क्या करता है, दिल से डिसीजंस लेता है और दिल से लिया हुआ डिसीजंस कभी सही नहीं हो सकता। हमेशा एज अ सेलर आपको डेटा देख के डिसीजंस लेना होता है। सब कुछ डेटा आपके पास प्रोवाइडेड है, रिपोर्ट्स आपके पास प्रोवाइडेड है, डेटा देख के आप डिसीजंस लीजिए। अगर ये कम है, क्यों है, कहां का आपको चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से पहला चीज देखेंगे। नेक्स्ट, हर एक मंथ आप जो मेन कीवर्ड्स है, जो आपको पहला रेलेवेंट कीवर्ड्स मिला, उसको ट्रैकिंग में बैठाइए। रैंकिंग कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि द थिंग दैट इज ट्रैक्ड गेट्स इंप्रूव्ड। ट्रैकिंग में बैठाइए, हिलियम ट्रैकर में ट्रैक कीजिए कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या कोई नया कंप्यूटर है, वो क्या कर रहा है, और आपका कीवर्ड कितने इंडेक्स हो रहा है वो भी पता करके रखिए हमेशा, क्योंकि वो इंक्रीज होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब आपने कुछ गलती किया है। ठीक है, ओके। इसी में एक क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग को एडवर्टाइजिंग पता है, मोस्ट ऑफ सेलर को एडवर्टाइजिंग पता है, लाइक एडवर्टाइजिंग 3 खानों में पता हुआ है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर वीडियो, स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो इसी में इश्यू ये होता है कि हम लोगों को, जो हम लोग प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो हम लोगों ने कौन सा एड रन करना चाहिए, लाइक स्पॉन्सर प्रोडक्ट करना चाहिए, स्पॉन्सर ब्रांड करना चाहिए, स्पॉन्सर डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि एड्स पता होने के बाद भी सही तरीका क्या है, मतलब कौन सा एड हम लोगों के लिए, मतलब रैंडम तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आपका इसमें क्या ओपिनियन रहेगा, क्या तीनों, लाइक एडवर्टाइजिंग में तीनों खानों में बटा हुआ है, तो कैसे तरीके से एड रन करना चाहिए? जी जी जी। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट मैक्सिमम सेलर्स 90% जो बजट रहता है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में जाता है, तो उसमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए। अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिक ब्रॉड कैंपेन रन मत कीजिए, कुछ टाइम दीजिए, 10-12 दिन, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग कैंपेन्स। ब्रांडेड कैंपेन्स का आप देखिए कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि उसका काम ही है ब्रांडिंग कराना। राइट। उसको जो जो प्लेसमेंट मिलता है ना, उसका प्लेसमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो वहां पे हम लोग जनरली कौन सा कीवर्ड्स यूज करते हैं, जनरली जो कीवर्ड्स में हम लोगों को स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा सेल मिला है, या फिर जो अपना ब्रांडेड कीवर्ड्स है जहां पे हम लोग ऑलरेडी रैंक्ड है फर्स्ट पेज में। नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले आपका लास्ट स्टेज में आता है, लास्ट स्टेज ऑफ द फनल। डिस्प्ले एड्स में क्या होता है, डिस्प्ले एड्स आपको रिटारगेटिंग अपॉर्चुनिटी देता है, और वहां पे आप वीडियो एड्स भी रन कर सकते हैं, रिटारगेटिंग। क्योंकि ई कॉमर्स में ज्यादा पैसा बनता है रिटारगेटिंग में। जो कस्टमर आपका विजिट किया है उसको आप रिटारगेट कर सकते हैं, और जो कस्टमर आपको प्रोडक्ट पहले परचेज किया है उसको भी आप रिटारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहला चीज है, टेस्ट कीजिए, 90% बजट एलोकेट कीजिए स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में। जैसे जैसे रिव्यूज आपको बढ़ जाए तब थोड़ा बहुत बजट एलोकेट कीजिए स्पॉन्सर ब्रांड्स में। लेकिन जिस दिन आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे उसी दिन आप स्पॉन्सर डिस्प्ले का रिटारगेटिंग स्टार्ट कर दीजिए, व्यूज रिमार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि जो कोई विजिट करे उनको रिटारगेट करना चाहिए हमेशा। तो आप देखेंगे फर्स्ट हुआ आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट आ जाता है स्पॉन्सर डिस्प्ले, रिटारगेटिंग, फोर्थ थर्ड स्टेप आ जाता है स्पॉन्सर ब्रांड्स,
देन उसमें आप बीच में कहीं पे इंक्लूड कर सकते हैं परचेस रिमार्केटिंग, अगर आपका रिपीट परचेस ज्यादा है प्रोडक्ट्स अगर बार बार खरीदते हैं कस्टमर्स। तो इस तरीके से बजट को भी अगर आप एलोकेट करेंगे तो आप देखेंगे जनरली जब ब्रांड्स बड़े हो जाते हैं उनका लगभग 70 to 80% बजट जाता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में, 10-20% स्पॉन्सर ब्रांड्स में, बाकी जाता है डिस्प्ले में। जो ब्रांड्स हम लोग डीएसपी रन करते हैं, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, उनका भी एक स्पेसिफिक बजट रहता है डीएसपी के लिए, लेकिन इंडिया में तो मैनेज सर्विस है, फुल एक्सेस देता नहीं है। यूएस अकाउंट्स में आपको फुल एक्सेस मिल जाता है अगर अच्छा खासा वॉल्यूम कर रहे हो वो तो। हाँ, इसी में एक है अब बजटिंग का काफी इश्यूज होता है। लाइक जो नए सेलर आते हैं वो 50 रुपीज, 100 रुपीज टू 100-500 रन करते हैं, और जो बड़े सेलर रहते हैं उनको तो आइडिया रहता है कितना बजट है। स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में बजट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, मतलब क्या तरीके से हम लोग जब भी एड रन करते हैं तो इसमें बजट कैसे हम लोग प्लेस कर पाए? जी, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अगर एक कैंपेन में क्या करते हैं जनरली, एक कैंपेन में एक ही एड ग्रुप डालते हैं। एक एड ग्रुप में अगर कीवर्ड टारगेटिंग है तो हम लोग 5 से 6 से ज्यादा कीवर्ड डालते नहीं है। अगर 5 से 6 कीवर्ड डालेंगे तो बजट रखेंगे लगभग 50 से 60 रुपए। 50 से 60 रुपए प्लस बिड्स जो है एकदम लो रखते हैं, सजेस्टेड बिड बिल्कुल हाथ नहीं देते, सजेस्टेड बिड से बहुत लो रखते हैं। हम्म। अभी सेकंड डे हम लोग देखते हैं कि इंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंप्रेशन अगर नहीं आ रहा है तो बिड्स को इंक्रीज करते हैं बाय 15%। नेक्स्ट आ जाता है बजट आपने सही सेट किया है कि नहीं किया है। जैसे मैंने बताया डेटा देख के डिसीजंस लीजिए। आपने पहले देखा डेटा इंप्रेशन कम आ रहा है, उसके बाद आपने डिसीजंस लिया बिड्स बढ़ाने का। नेक्स्ट डिसीजंस लेना है आपको डेटा देख के बजट का। जब बजट हम लोग देखते हैं लगातार 2-3 दिन आउट ऑफ बजट हो रहा है, मतलब अभी आपका ऑप्शन है बजट इंक्रीज करने का। कितना इंक्रीज करेंगे? 30-40% इंक्रीज कीजिए। बजट तभी इंक्रीज कीजिए जब वो आउट ऑफ बजट जाए 2-3 बार। तो ये हुआ सेकंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस। तो इसी तरीके से आपको हमेशा टेस्ट करता रहना चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक बजट है नहीं, कोई भी आपको बता देगा कि इतना बजट सेट करो तो अच्छा जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हमेशा आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस आता रहता है। तो पहला चीज डेटा देख के सब कुछ लीजिए, बिड्स देखिए, डेटा देख के इंप्रेशन कम आ रहा है इंक्रीज कीजिए, 24 आवर्स बाद चेंज कीजिए क्योंकि एट्रीब्यूशन पीरियड एक है। देन बजट अगर आप 2-3 दिन आपका लगातार आउट ऑफ बजट हो रहा है, देन जाके बजट को इंक्रीज कीजिए 30-40% तक। हाँ, ये तो हम लोग एड्स तो अभी हमने बना दी, बट द हम्म। पेन पॉइंट अभी इसी में एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहता है, क्या एड्स ऑप्टिमाइजेशन, एड्स कंट्रोल कैसे करना चाहिए। अभी जैसे हम लोगों को पता है अगर इंप्रेशन नहीं आ रहा है तो हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं, अगर प्राइस बढ़ा दिए तो क्लिक्स आ रहे हैं बट क्लिक्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो प्राइस कैसा बढ़ाना है, जैसा आप कैसे करते हो? क्योंकि सबका अपना एक माइंडसेट रहता है, वो अपने हिसाब से कोई 30% बढ़ाता है, कोई 40% बढ़ाता है, या कोई कैटेगरी के हिसाब से बढ़ाता है कि लाइक मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो सर्च टर्म रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों ने कैसे एड्स को कैसा ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए? अगर इंप्रेशंस नहीं आ रहा है तो इसमें आपका डिसीजन क्या होगा? अगर इंप्रेशन आ रहा है, क्लिक्स आ रहा है बट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो इसी के ऊपर मेरा आपका ये क्वेश्चन था, मतलब यहाँ सर्च टर्म पे रिपोर्ट। फर्स्ट हम्म। सर्च टर्म रिपोर्ट से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। सर्च टर्म रिपोर्ट से आपको हम्म। सर्च टर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन जो पता चलता है, आपको जो देखना चीज है, तो देखने लायक चीज है कि जैसे फर्स्ट चीज इंप्रेशन नहीं आ रहा है। तो इंप्रेशन अगर नहीं आ रहा है तो मैं जाके क्या करूंगा, बजट को, बिड्स को थोड़ा 15% इंक्रीज करूंगा, 24 आवर्स दूंगा, फिर से देखूंगा, फिर से अगर नहीं आ रहा है फिर से मैं इंक्रीज करूंगा। तो ये वो इंप्रेशन का, ठीक है। अगर आप देखते हैं लगातार बढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर मैं जाके देखूंगा, इसके लिए मुझे थोड़ा और एग्रेसिव जाना होगा, चाहे सेपरेट कैंपेन एग्जैक्ट मैच के लिए रन करना होगा। उसमें अगर आप देखते हैं कि इंप्रेशन कम है तो जाके सर्च वॉल्यूम चेक कीजिए, क्या इसका सर्च वॉल्यूम सही में है या फिर ऐसा ही लो सर्चेस है। ये वो सोल्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका कीवर्ड सिलेक्शन सही नहीं हुआ है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप देखेंगे आपका एक एक कीवर्ड्स ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कैंपेन में यूज हो। तो सर्च टर्म रिपोर्ट आप देख सकते हैं, सर्च टर्म्स को एनालाइज कर सकते हैं और सर्च टर्म को सेपरेट कर सकते हैं, या फिर आइसोलेशन बोलते हैं जिसको, वो कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके दूसरा कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जो परफॉर्म कर रहा है। जब आप दूसरा कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है जिस कैंपेन में वो ऑलरेडी रन हो रहा है उसको छुए मत, बिल्कुल टच मत कीजिए, पॉज मत कीजिए, बिड्स डिक्रीज मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। जैसे जैसे आपका न्यू कैंपेन जो आप सेपरेट किए हैं उसमें इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, उसमें सेल आना स्टार्ट हो जाता है, दूसरे में ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता है, ठीक है। देन आ जाता है एक रिपोर्ट जो बोलते हैं सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट, क्योंकि एक कीवर्ड में आपको उतने तक ही सेल मिलेगा जितना मार्केट में मौजूद है। तो मार्केट सोचिए इतना बड़ा है,
उसमें तो आप इतना बड़ा तो कवर कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट ही इतना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट एक रिपोर्ट आता है जहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपका सर्च टर्म में आप कितना मार्केट शेयर ले रहे हैं और आपका रैंक कितना है। अगर आप देखते हैं आप 10% इंप्रेशन शेयर ले रहे हैं, आपका मार्केट में रैंक है सोचिए थर्ड, आपका ए कॉस्ट बहुत बेहतरीन है, आपका सीटीआर बहुत अच्छा है, कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। मतलब क्या है, आपका लिस्टिंग कन्वर्ट हो रहा है, एड्स कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप आपका एड्स का इंप्रेशन बढ़ाएं, जिस जिस कैंपेन में वो कीवर्ड यूज हो रहा है उस कैंपेन का बिड्स बढ़ाएं, इंप्रेशन ताकि बढ़े, तो आप देखेंगे आप ज्यादा मार्केट शेयर लेंगे क्योंकि आपका इंप्रेशन बढ़ रहा है, आपका ऑलरेडी पता है ए कॉस्ट अच्छा है, कन्वर्जन रेट अच्छा है, सीटीआर अच्छा है। तो अभी क्या हुआ, जिस मार्केट में इतना बड़ा मार्केट था वो उसमें आप इतना स्पेस ले रहे थे, अभी आप ज्यादा स्पेस लेंगे, ऑब्वियसली आपका सेल बढ़ेगा। तो ये हुआ सेकंड लेयर जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है मार्केट में कितना स्पेस आपके पास है और कितना आप ले सकते हैं। वहां पे आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी मिलेगा जहां पे आप मार्केट में शेयर ले ही नहीं सकते, जैसे वो ब्रांडेड कीवर्ड्स, वहां पे आप पुश नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो ये हुआ सेकंड लेयर जो मार्केट शेयर एनालाइज करने का, ताकि आप और अच्छे से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे हम लोग ऑर्गेनिकली रैंक्ड हो रहे हैं एटलीस्ट फर्स्ट पेज में, मतलब मिनिमम फर्स्ट पेज में, चाहे हो सकता है एकदम फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पेज में होना चाहिए। वो कीवर्ड्स को हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग जितने पॉसिबल एड टाइप्स है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, हेडलाइन सर्च एड, स्टोर स्पॉटलाइट एड जो बोलते हैं, कस्टम इमेज डाल के, वीडियो एड्स, सब रन करते हैं। क्यों? उसको हम लोग ओमनी प्रेजेंस स्ट्रैटेजी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को पता है कि उस कीवर्ड के लिए हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिकली रैंक्ड है, ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका अभी चीप क्लिक्स आएगा क्योंकि अभी वो पेज में आप ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट आपका कस्टम इमेज शो करता है, देन आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, देन ऑर्गेनिक रैंक, देन वीडियो एड्स। तो मैक्सिमम 80% स्पेस जो है सर्च पेज का आप ही ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। तो इस तरीके से आप थर्ड लेयर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उससे आप एनालाइज करके नेक्स्ट डिसीजन जो है कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाता है जहां पे ए कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्लिक्स का एनालाइज करते हैं, क्लिक्स कितना ज्यादा है। अगर सोचिए आपका क्लिक्स एक कीवर्ड के लिए 20 मिल रहा है, 20 क्लिक मिल चुका है लेकिन अभी तक सेल नहीं आया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आप ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, उसको या तो निगेट करेंगे या फिर बिड्स एकदम लो कर देंगे। तो इस तरीके से। और दूसरा आ जाता है जब जिसमें ए कॉस्ट हाई जाता है लेकिन सेल भी अच्छा खासा है, सीटीआर भी अच्छा खासा है, तो उसको सिंपली आप बिड्स थोड़ा डिक्रीज करके कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़न में एक चीज है, आपका हर एक बिड्स का सेपरेट प्लेसमेंट है। आपका अगर एक पैसा भी कम है उसके लिए आपको अलग प्लेसमेंट मिलता है। तो जैसे आप बिड्स डिक्रीज करेंगे आपका ए कॉस्ट डिक्रीज होने का चांसेस है, लेकिन टाइम देना होगा। हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं क्लाइंट्स के लिए हर एक ट्यूसडे को, जो हम लोग का जनरल ऑप्टिमाइजेशन टाइम है ट्यूसडे, हर एक ट्यूसडे हम लोग जाके ऑप्टिमाइज करते रहते हैं कैंपेन्स को। तो ये कुछ तरीका हो सकता है। यहां तक कि मेरे YouTube चैनल में पूरा सीरीज बना हुआ है कैसे हम लोगों ने जाके ऑप्टिमाइज किया था। 10 पार्ट वीडियो सीरीज एडवर्टाइजिंग के ऊपर, फ्री है पूरा, वहां भी ऑडियंस जाके देख सकते हो वो वाला चीज। इसी में हम लोगों का ये है, क्या नेगेटिव टारगेटिंग कैसे करना चाहिए। अभी सबका एक तरीका रहता है, कोई क्लिक्स देखता है और क्लिक्स के अगेंस्ट अगर क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स आ रहे हैं कि क्लिक्स के बाद भी अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो सबका एक तरीका रहता है, 20 क्लिक्स नो कन्वर्जन, दे डू दी नेगेटिव टारगेटिंग। तो सही तरीका क्या है नेगेटिव टारगेट, नेगेटिव कीवर्ड्स करना। इसी में आप देखिए यहाँ पे दो चीज आपको देखना है, क्योंकि कैंपेन में अगर आप ज्यादा नेगेटिव टारगेट करेंगे कैंपेन का परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, राइट, बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक कैंपेन में अगर आप नेगेटिव टारगेट करेंगे, ऑटोमेटिक कैंपेन जाके एक समय में परफॉर्म करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सोचिए कीवर्ड कैंपेन। कीवर्ड कैंपेन में अगर आप देखते हैं कोई नेगेटिव कीवर्ड मिल रहा है, तो वो सोर्स क्या है उसका। अगर आप सोचिए एग्जैक्ट को छोड़ के, क्योंकि एग्जैक्ट अगर है तो वो 2 कीवर्ड से आइडेंटिफाई करेगा। अगर वाटर बॉटल के ऊपर रन करे तो वाटर बॉटल्स के ऊपर वो देगा शायद, या फिर वाटर बॉटल्स के ऊपर वो शो करेगा। ये 3-4 कीवर्ड्स ही मिलेगा। अगर आप फ्रेज ब्रॉड में कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे सर्च टर्म्स मिलता है। तो आपको फर्स्ट चीज है जो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सर्च टर्म है जो ये नेगेटिव कीवर्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे मुझे क्लिक्स मिल रहा है, सेल नहीं आ रहा है। तो जैसे आपको सर्च टर्म मिल जाता है, वहीं पे आपको ऑप्शन आता है बिड्स डिक्रीज करने का। फर्स्ट है बिड्स डिक्रीज कीजिए, फिर भी वो अगर नेगेटिव लेके आ रहा है बहुत ज्यादा, वो फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा क्लिक्स दे रहा है, तब जाके आप उसको निगेट कीजिए, नेगेटिव एग्जैक्ट।
अगर वो एग्जैक्ट में रन हो रहा है तो फिर तो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट निगेट करना। अगर बहुत ज्यादा क्लिक्स दिया, या फिर आप कंट्रोल अगर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कीवर्ड्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट है तो आप बिड्स को डिक्रीज कर सकते हैं एटलीस्ट। तो ये जनरली होता है निगेशन। लेकिन ज्यादा निगेट अगर करेंगे तो ऑब्वियसली कैंपेन का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है। इसी को ये तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा। फॉर एग्जांपल, हम लोग तो डेटा सभी आइडेंटिफाई करते हैं, बट एक ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रैकिंग का भी एसओपी रहना चाहिए। तो क्या तरीका है ये, मतलब आप कैसे करते हो? लाइक मेरा अलग तरीका है, आपका कुछ अलग तरीका रहेगा, तो ट्रैकिंग जी की देखिए, क्या? हम लोग ना एक मैंने लास्ट वीडियो बनाया था एक डे पार्टिंग के ऊपर। हम्म, तो मतलब कुछ ऐसे आवर्स है उस क्लाइंट का जहाँ पे उनको सेल बिल्कुल नहीं आ रहा था, बहुत स्पेंड आ रहा था। तो हम लोग यूज करते हैं हेक्टर। हेक्टर एक हम्म, सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं, जो आपको पूरा डेटा को शो करता है हमेशा। हम्म, उससे हम लोग जनरली डिसीजंस लेते हैं। ट्रैकिंग जो बोलते हैं हम लोग, हमेशा ट्रैक जो हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली रिपोर्टिंग आता है हर एक वीक, आप ट्रैक कर सकते हैं कि ग्राफ हमेशा बनाइए कि कौन सा कीवर्ड्स में आपका एक और ज्यादा है, कन्वर्जन कितना है। तो वो आप इजीली बना सकते हैं ग्राफ्स में। आपको एडवर्टाइज्ड जो ए साइन है, ये रिपोर्ट है, एक इकलौता रिपोर्ट है जो आपको हर एक चीज का आंसर दे देगा। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ए साइन में आपको ज्यादा क्लिक्स है, ज्यादा स्पेंड हो रहा है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें आपका टोटल जो स्पेंड हो रहा है डेली बेसिस पे, इसमें ही 80% जा रहा है। वहां हम्म, पे अगर आप देखते हैं उसी में आप 80% डाल रहे हैं लेकिन उसमें उतना आउटपुट आ नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका आप चेक कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वीक आप कर सकते हैं। एडवर्टाइज ए साइन रिपोर्ट जो आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में आता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले में आता है, ब्रांड्स में नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना हमेशा। ये एक लौता रिपोर्ट है जो हमेशा चेक करते रहना होता है। आपने सभी क्वेश्चन दिए हैं सैमी, और बहुत ही प्रिसाइजली और काफी अच्छे तरीके से आपने दिया है। तो दैट्स इट फॉर माय, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आसिफ, फर्स्ट ऑफ हम्म, ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ऑडियंस के सामने बात करके। और जितने भी लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा वीडियोस में आके आंसर करने का। बाय सर। ओके बाय, टेक केयर। सेम।